नाज़रीन, प्रोग्राम दायरे में एक बार फिर खुश आमदीद। आइए प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते जहाँ से छोड़ा था। गुल साहब, ब्रेक में जाने से पहले वासिफ साहब कह रहे थे कि हमें अब नई जनरेशन से कुछ उम्मीदें हैं जो यहाँ की तालीमी दरसगाहों से निकल रही हैं और माशाल्लाह इस अच्छी उस विजन के साथ हैं जो इस मुल्क में रहने के तकाजे हैं। क्या कहेंगे आप इस नई जनरेशन के हवाले से? देखिए जी, पहले आपने थोड़ी देर पहले ये फरमाया था कि हमारे यहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है। देखिए, हमारी जो यूथ है, नई जनरेशन है, उसको यकजा करने के लिए हमें इस तरह के कम्युनिटी सेंटर्स की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारे बच्चे आपस में बैठकर खलाते खाजरा पर, फैमिलीज के ऊपर और यहाँ के कल्चर और माहौल के ऊपर गुफ्तगू कर सकें। हमारे पास पूरे यूएसए के अंदर कोई इस किस्म के सेंटर्स नहीं है जहाँ पर हमारी कम्युनिटी के बच्चे, ये कहना मुश्किल है, हम न्यूयॉर्क और उसके गिर्द जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमारे बच्चे बैठ सके। जब हमारे बच्चे यहाँ की लोकल कम्युनिटीज के बच्चों के साथ बैठे उठेंगे, जब काले पीले के साथ बैठेंगे, फिर उनके अखलाकियत अपनाएंगे और फिर उनका माहौल भी उसी तरह का होगा। हमें ये चाहिए जो कम्युनिटी के बड़े हैं, ये अलार्मिंग सिचुएशन को समझते हुए, चूंकि मैं कम्युनिटी के अंदर ही हूँ, मैंने बहुत देखा है ऐसे ऐसे गंभीर मसले हैं हमारी बच्चियों के साथ और हमारे बच्चों के साथ कि कलेजा मुंह को आता है, कलेजा फटता है बात करते हुए कि हमने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को मस्जिदों के अंदर इन्वॉल्व करें, मस्जिदों को कम्युनिटी सेंटर बनाएं, जहां पर हमारे बच्चे बगैर रोक टोक के आपस में डिस्कशंस कर सकें। फिर नॉन मुस्लिम्स बच्चों को वहां पर लाएं, वो बताएं कि इस्लाम क्या है, अखलाकियात क्या है, हमारा खानदानी सिस्टम क्या है और हम कैसे जीते रहते और मरते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को अपनी मस्जिदों के अंदर फ्री हैंड नहीं देंगे, जो मस्जिदों के अंदर अनएजुकेटेड, जो दीनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी बिल्कुल मामला से नाबल्द लोग हैं, वो लोग मसाजिद के जिम्मेदारान हैं। इसलिए ट्राई स्टेट के अंदर बहुत कम इक्का दुक्का कुछ सेंटर होंगे जहां पर बच्चों को पजीराई मिलती है, हमारी बच्चियों के साथ उठती बैठती हैं। देखें, जब मेरी बच्ची को या मेरे बेटे को माहौल नहीं मिलेगा तो मेरा बच्चा घर में घुटन फील करेगा। उसके लिए कोई ऐसी जगह या प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पर वो जाके अपनी जिंदगी के मामला दूसरों के साथ शेयर कर सकेगा। तो फिर जब जिन बच्चों के साथ स्कूल कॉलेज में या बाजार में वो बैठेगा, फिर उनकी सोच को अपनाएगा, उनकी अखलाकियत को अपने ऊपर मुसल्लत करेगा, जिसकी वजह से मामला जो है गंभीर होते हैं। मेरी फिर एक बार आप जैसे दानश्वरों से ये गुजारिश है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं, हमारे बच्चे बहुत तहजीब याफ्ता हैं, हमारे बच्चे बहुत विजनरी सोच रखते हैं। उनको इस माशरत के साथ कनेक्ट करने के लिए अपनी मसाजिद के दरवाजे जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनके लिए खोलें। फिर इंशाअल्लाह आप देखें कि हालात जो है बेतदरीज बेहतर होंगे। ठीक, हसीब साहब, मुझे इजाजत अगर है तो मैं चंद बात ही कहना चाह रहा हूँ। बात यह है कि कम्युनिटी सेंटर्स अगर होते भी तो हमारे अपने जो समाजी रवैये हैं वो उन कम्युनिटी सेंटर्स को तबाह कर देते हैं। मस्जिदें हमारी सारी की सारी एक है, यानी किसी की प्रॉपर्टी है।
उस प्रॉपर्टी को अगर आप कम्युनिटी सेंटर में तब्दील करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको सोसाइटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग जो मस्जिद के मालिक बने बैठे हैं वो उस प्रॉपर्टी को कम्युनिटी सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि आपके मस्जिदों के अंदर बच्चे जब आते हैं उनका मस्जिदों में आने का चार्म क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ना और वापस चले जाना? वो मस्जिद में क्यों बैठेंगे, क्यों गुफ्तगू करेंगे? आपने वो माहौल नहीं बनाया। आप वहां पर उस शख्स को वो बात भी नहीं करने देते जहां पर वो इमाम से कहता है कि ये बात गलत हो गई है। तो ये अगर माहौल बना दिया है अपने बच्चों के लिए तो मुझे तवक्को रखना बहुत फजूल सी बात है कि आप मस्जिदों में बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। अब तरबियत अगर घर से नहीं हुई है और उसके बाद अखलाकियात का दर्स उलमाए कराम ने भी नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने बच्चों को इस माहौल के सुपुर्द कर दिया है। अब आपका कलेजा फटे या गुर्दा जाए, इसके नताइज तो आपको भुगतने पड़ेंगे। ठीक है। सिर्फ वो लोग जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ ये सोचा है कि हमने अपने बच्चों की समत क्या मुतय्यन कर दी है, उनके बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और वो उन रिजल्ट से बड़े मुतमईन हैं। वासिफ साहब, जब ये कहा जाता है कि मस्जिदें बच्चों के लिए या नौजवान नई जनरेशन जो यंगस्टर है उनके लिए खोल दी जाए, उससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो सिर्फ आके नमाज ही पढ़ें। उस मस्जिद में और भी बहुत सारी ऐसी कारकर्दगियाँ, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि आप अपने माशरे में एक अहम और मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है वासिफ साहब कि अगर इन मस्जिदों के उलमा ने और इन इमामों ने और इन खतीबों ने वो किरदार अदा नहीं किया तो डॉक्टरों की तंजीमों ने, इंजीनियर्स की तंजीमों ने, अदबी तंजीमों ने, दानिश्वरों ने, शायरों ने और इन समाजी रहनुमाओं ने क्या किरदार अदा किया? ताहिर भाई, बहुत अच्छा सवाल है जी। एक बात मैं पहले कह चुका हूं कि वहां से जो लोग यहां पर आए हैं वैसे डॉक्टर के, इंजीनियर्स के, उनका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों ने पाकिस्तान में बेइंतहा मेहनत की है, तब कहीं जाकर वो डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं। ठीक। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब वो 24 घंटे का सफर करके यहां पर पहुंचते हैं तो पूरा मंजर बदलाव को नजर आता है। उनको एक अरसा लग जाता है अपने आप को एडजस्ट करने में। ठीक। और बहुत अफसोस की बात कि इस मिडिल क्लास ने पूरे 70 साल में पाकिस्तान में एक दानिश्वर पैदा नहीं किया जो अपने मुल्क के मसाइल के बारे में जानता हो। वहां से मेहनत करके आए, उसके बाद यहां पर मतलब ये है कि यहाँ पे डॉक्टर आता है उसको 8-8, 10-10 साल इम्तिहान पास करने में लग जाते हैं। ठीक है। फिर उसकी 4 साल की रेजिडेंसी होती है। ठीक है। आधी से ज्यादा उम्र गुजर जाती है। फिर वो अपने सिर्फ एक फैमिली का एक बनाने वाला होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। वो कम्युनिटी में कोई रोल प्ले कर ही नहीं सकता। डॉक्टर जान की मिसाल आपके सामने है। जी जी। डॉक्टर जान कोई एक्टिव रोल अदा नहीं कर सके। समाजी और फलाही कामों में उनका रोल जो है वो किसी हद तक काफी नुमाया है। जान फाउंडेशन के नाम से उन्होंने अपने उस पाकिस्तान के उस गांव में हजारों ऐसे लोगों को, यहाँ की कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की कम्युनिटी की बात आपसे। देखिए, हम कम्युनिटी को इस तरह तकसीम नहीं कर सकते हैं कि मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग पढ़ लिख कर या उन्हें क्लासों में तो तकसीम नहीं। सर, यहाँ पर तो सिर्फ मिडिल क्लास आई है, यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास भी नहीं आई, यहाँ पर पुअर क्लास भी बहुत कम आई है। और जो मिडिल क्लास आई है उसने अपने आप को यहाँ की लेबर होने का ईंधन बनाया है।
ٹھیک. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکی. بہت ہی چند مثالیں ہوں گی جو آپ کے سامنے ہیں جو انہوں نے اب. تو یہ کوتاہی پھر کن لوگوں کی ہے؟ یہ کوتاہی تو بعد میں آئے ہیں. یہ کوتاہی پورے معاشرے کی ہے. پھر اس کے لیے اب کبھی پاکستان میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے بچوں کو انگلینڈ یا امریکہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے. ان کو اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھنا تھا. ٹھیک. تو جب یہ ماحول تبدیل ہوا ہے، گلوبلائزیشن جو ہے وہ پھیلنے لگی ہے، کچھ ویژن بڑھا ہے، بچوں کی اپنی سوچ بدل گئی ہے. میں نے اور میرے بھائی نے خود فیصلے کیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ورنہ ہم امریکہ میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. میری والدہ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اپنے کیریئر کو بڑھانے کے لیے تم امریکہ جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ معاشرے کا ایک اسٹرکچر تھا. وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ٹھیک ہے. وہ مل کر جو ہے وہ فیملی کو چلاتے ہیں. وہی توقعات ہمارے آباء و اجداد کی بھی تھی. ٹھیک ہے. گل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی میں بڑے انٹریکٹ ہوتے ہیں ہر طبقے میں. میں گل صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ واصف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کلاسوں میں مڈل کلاس کے لوگ آئے اور وہ اپنی محنت اور اپنے اس میں لگے رہے اور پھر اپنے فیملی کے رہ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس عرصے میں یہ اتنی تنظیمیں کمیونٹی کی بنی، وہ چاہے کسی بھی کلاس کی رہی ہیں، انہوں نے اس تنظیموں کے حوالے سے کمیونٹی میں کیا کردار ادا کیا. اور دوسری اہم بات یہ کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دوسری اقلیتی کمیونٹی سامنے ہے جو ہمارے بعد اسٹیبلش ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے بہت سارے اچیومنٹ کر لیے جو جہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں. پہلے نمبر پہ تو ہماری جو کمیونٹی کی جن کے پاس قیادتیں ہیں جی، وہ جب کمیونٹی کے قیادت ان کے سپرد ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کمیونٹی کا ایک تربھا سمجھتے ہیں. نہ وہ کسی کو معاملات میں انوالو کرتے ہیں، نہ وہ اخلاقی طور پر اخلاقی پہلو سے اس مقام اور منصب کے اہل ہوتے ہیں. یا تو پیسے کی بنیاد پر یا زور زبردستی کی بنیاد پر وہ لوگ تنظیموں کے اندر صدارت یا سیکٹری کے عہدوں پر ہوتے ہیں. آپ میلوں کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جب میں 25 سال پہلے امریکہ آیا تو جب میں پہلی بار میں نے پاکستان ڈے پریڈ دیکھی، میں وہاں سے گھر تک آنسو بہاتا ہوا آیا. یعنی اتنی خوشی، اتنی کہ بیان سے باہر ہے کہ اتنی تعداد میں پاکستانی ایک جگہ پر جب میں نے بیرون ملک دیکھے، دل کو اطمینان ہوا اور اطمینان کے آنسو تھے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقسیم در تقسیم پھر وہی پرانے چہرے جو ہیں جنہوں نے ایک اتنے زبردست پلیٹ فارم کو بڑا نیگیٹو انداز میں جو ہے استعمال کیا. اسی طرح ساری کمیونٹیز کی. بار بار میں مسجد کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ تمام میجورٹی جو ہماری مسجدیں ہیں ان کا حال بھی بالکل وہی ہے. وہ پاکستانی مسجدیں ہیں، وہ سینٹرز نہیں ہیں. سینٹر آپ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کالا جب نماز پڑھنے آئے یا کوئی اسپینش نو مسلم نماز پڑھنے آئے تو اس کو تکھی نظروں سے نہ دیکھا جائے، یا پھر کوئی دوسرے مسلک کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے اوپر واضح نہ کسے جائیں. ہم نے بنیادی طور پر یہاں پر جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں ان کو دل سے قبول نہیں کیا. پھر ہم نے ان ایجوکیٹڈ طبقے کو قبول نہیں کیا، اور پھر جو بیچارہ ماڑا طبقہ ہے جو ٹیکسی چلاتا ہے یا جو لیبر طبقہ ہے اس کو خوشحال طبقے نے قبول نہیں کیا. بات یہ نہیں کہ یہاں پر مڈل کلاس آئے ہیں، یہاں پر ہر کلاس کے لوگ آئے ہیں، لیکن ہماری کلاس جو ہے
وہ پستی کی طرف گئی ہے، وہ چینج نہیں ہوئی. کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے اور بریک پہ آنے سے پہلے بعد میں ہم ڈسکس کریں گے واصف صاحب اس بات پہ، لیکن میں بریک میں جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو آپ مسجدوں کے حوالے دے رہے ہیں یہ کہیں ایک جگہ ایسا ہوا ہوگا، ورنہ عام طور پہ مسجد کا کردار اس کمیونٹی میں مثبت ہی رہا ہے. واصف صاحب بریک میں آنے کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں کی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کا کیا کردار ہے. ایک وقفے کے بعد ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد سلسلہ گفتگو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے.